तो हेलो बच्चों, कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान की शुरुआत आज के इस वीडियो के अंतर्गत किया जाएगा। इसके पहले आप लोगों से ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें करनी है और हम एकदम प्यारे तरीके से, मस्त तरीके से, सहज सरल और आसान भाषा में आज के इस वीडियो लेक्चर को, आज के इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। जो कि देखिए, यह चैप्टर आपके कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है, यह आपकी परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता, लेकिन यह आप जैसे अभी कक्षा 10वीं का आपने पेपर दे दिया और कक्षा 10वीं के बाद अब आप जाने वाले हैं 11वीं में, तो कक्षा 10वीं से 11वीं के बीच में यह जो चैप्टर है, यह आपको एक ब्रिज का काम करता है। जैसे अगर आपको बोला जाए कि एक सीढ़ी आपकी इतनी बड़ी है, एक सीढ़ी इतनी बड़ी है, तो आप यहां से आसानी पूर्वक इस सीढ़ी पर क्या कर सकते हैं, चढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इसी का दूसरा स्टेप आपको इतना दे दिया जाए, इसी का दूसरा स्टेप आपको अगर इतना दे दिया जाए, तो क्या आप यहां से यहां चढ़ पाएंगे? क्या नहीं चढ़ पाएंगे। तो ये जो छोटी वाली सीढ़ी है ना, यह आपके 10th की सीढ़ी है। यानी कि आपने इस सीढ़ी पर तो चढ़ लिया, अब आपको डायरेक्ट कहां चढ़ना है? अब डायरेक्ट आपको यहां से यहां चढ़ना है, और यहां से यहां चढ़ने के लिए एक ब्रिज का कार्य कौन करेगा? आपके कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1, जो कि क्या करेगा, अगर इसी सीढ़ी को अगर हम छोटे 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 टुकड़ों में अगर हम डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां आप इसके एकदम टॉप लेवल पर आराम से पहुंच सकते हैं। तो कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 1 है, वह आपको बस यही बताएगा कि भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान से आपको परिचय कराएगा, भौतिक विज्ञान में कौन कौन सी प्यारी प्यारी चीजें हैं जिससे भौतिक विज्ञान दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग विज्ञान बन जाता है, यह चीज आपको बताएगा। आप जो भी दैनिक जीवन में अपनी आंखों के सामने जो भी क्रियाएं देख रहे हैं, वे क्रियाएं कैसे हो रही हैं, यह आपको बताएगा आपका चैप्टर नंबर 1, जो कि यह जो हमारा वीडियो लेक्चर है पूरी तरह से हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बनाया गया है। तो यह हमारी जो क्लास होगी बिल्कुल हिंदी में होगी। तो दूसरी चीज कि मैं पूरी तरह से अपना प्रयास करूंगा कि प्रत्येक दिन 8 बजे, शाम 8 बजे प्रत्येक एक लेक्चर आपको फिजिक्स का मिले, जिससे आप अपनी स्टडी जारी रखें और मैं शुरू से लेकर के अंत तक आपके साथ, फिजिक्स के साथ आपसे बना रहूंगा। और दूसरी चीज की जो मैथ की क्लास है, जो छत्तीसगढ़ बोर्ड वाले बच्चे हैं, उनके लिए मैथ की क्लासें लाइव होंगी। अभी थोड़ा सा कुछ सेटअप का कार्य चल रहा है, सेटअप जब हो जाए तो जो मैथ की क्लास होगी वह लाइव होगी। तो मैथ आप लाइव जुड़ सकते हैं, और जो आपकी भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स जो है, उसकी आपको रिकॉर्डेड क्लास आपको उपलब्ध कराई जाएगी। अब तक जो आप कक्षा 10वीं में विज्ञान पढ़े, वह विज्ञान का एक छोटा सा परिचय था। मेन कहानी शुरू होती है अब। और जैसा कि हमने आपको बताया कि यह जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, यह भौतिक विज्ञान में एक क्या करता है, ब्रिज का कार्य करता है। यानी कि भौतिक विज्ञान क्या है और हमें भौतिक विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए, इस चीज को हमें यह चैप्टर नंबर 1 बताएगा, ताकि फिजिक्स से आपको बिल्कुल प्यार हो जाए और फिजिक्स को आप दिल में रख लें और फिजिक्स को आप एकदम दिल से पढ़ें और दिल में उतर जाए। इसलिए यह जो चैप्टर है, यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन इसे पढ़ना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि इसी से आप सीख पाएंगे कि भौतिक विज्ञान क्या है। तो कुल मिलाकर के यह जो चैप्टर है, यह एक इंट्रोडक्शनल चैप्टर है। इसमें चैप्टर्स का क्या है, इंट्रोडक्शन है। तो चूंकि हम आज के इस वीडियो में आपको यह नहीं बताएंगे कि साइंस जो है, विज्ञान संस्कृत भाषा का शब्द है, जो कि जिसकी अंग्रेजी साइंस होती है, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है। इन सब चीजों की चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब बातें आपको कक्षा 6वीं से ही बताई जा रही हैं कि साइंस जो विज्ञान है, उसकी अंग्रेजी साइंस है, और साइंस कैसे बना है, लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से बना है। तो ये सब आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। थोड़ा सा हम इससे अलग पढ़ेंगे, थोड़ा सा इससे हम हटके पढ़ेंगे। देखिए, दो चीजें हैं यहां। साइंस की परिभाषा आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे, कक्षा 10वीं में भी आपको बताया गया होगा कि किसी भी चीज का अगर सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान है, क्रमबद्ध ज्ञान यानी कि क्रमबद्ध अध्ययन है, तो वह क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। अब यहां पे दो चीजें
आ रही हैं, एक तो विज्ञान, एक ज्ञान। आपने ये तो समझ लिया कि किसी भी चीज का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या है, विज्ञान है। ये चीज तो आप भली भांति जान लिए, लेकिन अब क्या आप ये जानते हैं कि ज्ञान की क्या होता है? तो यहां से आपको दो चीजें निकल के आती हैं, एक आपका होता है विज्ञान और दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका है ज्ञान। और अगर हम एकदम सिंपल भाषा में इसको अगर परिभाषित करना चाहें तो विज्ञान को हम परिभाषित कर सकते हैं, विज्ञान को हम क्या कह सकते हैं, सत्य की खोज। विज्ञान को हम क्या कह सकते हैं, सत्य की खोज। और जो ज्ञान है ना, यह क्या है, आपका सत्य का अनुभव है। विज्ञान ज्ञान जो है यह क्या है, सत्य का क्या है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है। क्या है आपका, सत्य का क्या है, अनुभव है। तो जो विज्ञान है आपका, यह आपके सत्य की खोज कराएगा, और जो ज्ञान है, ज्ञान का मतलब होता है सत्य का अनुभव। अब कहोगे आप कि सर एक एग्जांपल दे दीजिए ताकि अच्छे से समझ में आ सके विज्ञान और ज्ञान का मतलब। तो जैसे अभी कमरे में क्या जल रहा है, बल्ब, और ये जो बल्ब की खोज है, बल्ब कैसे जल रहा है, इसका अध्ययन क्या है, आपका विज्ञान है। और जो बल्ब अभी जल रहा है और हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, और आप अभी हमें देख पा रहे हैं, इस ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ सारा कुछ आप देख पा रहे हैं, तो यह क्या है, यह आप उस बल्ब का अनुभव ले रहे हैं। तो अनुभव लेना आपका ज्ञान है, और सत्य की खोज करना, बल्ब कैसे जल रहा है, इस चीज का खोज करना क्या है, आपका विज्ञान है। तो ज्ञान और विज्ञान में आपका यही अंतर है। अब हम चलेंगे थोड़ा सा इसके वर्गीकरण पर, थोड़ा सा इसके क्लासिफिकेशन पर। मैं इस चीज को रफ करता हूं, फिर आपको क्लासिफिकेशन समझाता हूं। तो बच्चों, आपने विज्ञान और ज्ञान दो चीजें समझी, और कुल मिलाकर कर एक नजरिए से अगर इसे देखें हम, तो सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन, किसी भी चीज का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन क्या है, आपका विज्ञान है। और अगर मैं एक बात आपको बताऊं ना, तो विज्ञान कोई सब्जेक्ट नहीं है। अब आप बोलोगे कि क्यों ऐसा बोल करके सर हमें कंफ्यूज कर रहे हो, तो जी बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं कि जो आपका साइंस है, जो आपका क्या है, साइंस है, यह आपका सब्जेक्ट किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सब्जेक्ट होता तो सामाजिक विज्ञान, आपने नाम सुना, तो सामाजिक विज्ञान में कौन सी फिजिक्स है, कौन सी उसमें केमिस्ट्री है, या कौन सी बायोलॉजी है, नहीं है। तो फिर क्यों सामाजिक के साथ विज्ञान क्यों लगाया जाता है? तो देखिए, यह बताता है कि किसी भी चीज का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन, यानी कि अध्ययन का मतलब होता है पढ़ना। तो जो आपका एक जो साइंस है ना, यह क्या है, सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि पढ़ने का तरीका है, बल्कि एक क्या है, पढ़ने का तरीका है। कैसे? देखिए, साइंस में जो नियम होते हैं, कोई भी सत्य नहीं है। जैसे न्यूटन भैया जा रहे थे और पेड़ से आपका फल गिरा और उनके दिमाग की बत्ती जली, तो केवल एक ही फल नहीं गिर गया कि एक ही फल गिरा और न्यूटन भाई साहब ने देखा और गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने एक बार नहीं, 1000 बार देखा कि चाहे कोई भी वस्तु, जो भी वस्तु हमारे पास उपलब्ध है, वह ऊपर से हमेशा नीचे की ही ओर गिरती है। तो जब बार बार यह क्रम, एक तो ये कहानी बना दी गई है कि एक सेब देखा न्यूटन भैया ने और सेब गिरते देखा और उनके दिमाग की बत्ती जली कि भाई सेब क्यों गिर रहा है, पृथ्वी उसको खींच रही है या ऊपर से कोई ढकेल रहा है। तो केवल एक ही एग्जाम्पल से नहीं, उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, चीजों को देखना शुरू किया और चीजों को, बहुत सारी चीजों को देखा और उन्होंने ये पाया कि पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु जो है हमेशा कहां आती है, ऊपर से नीचे की ही ओर आती है। तो आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? कोई भी वस्तु जो है ऊपर क्यों नहीं चली जाती, या कोई भी वस्तु बीच में ही रुकी क्यों रह जाती है, वह पृथ्वी पर ही क्यों आती है? यानी कि इन सब जो नियम थे ना, यह नियम कहां से आए? सबसे पहले उन्होंने चीजों को ऑब्जर्व किया, देखा, चीजों को क्या किया, देखा। और जब देखा चीजों को, तो उसको क्या किया, उसका एक प्रेक्षण किया, उसको कई चीजों को देख देख करके उन्होंने एक लिस्ट बनाया, एक टेबल तैयार किया और सभी चीजों को जब उन्होंने मिला दिया एक बार में, कंक्लूजन उसका निकाला, तो उन्होंने ये देखा कि जो भी चीजें पृथ्वी से नीचे आ रही हैं, उनको पृथ्वी क्या कर रही है, अपने अंदर एक बल है, जिस बल की सहायता से उन चीजों को पृथ्वी क्या कर रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जिससे चीजें क्या
होती हैं, नीचे की ओर जाती हैं। तो यहां पे कुल मिला के कहने का मतलब यह था कि न्यूटन भैया ने जब गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया तो उस नियम में सबसे पहले ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद उसका प्रेक्षण किया और उसके प्रेक्षण करने के बाद उसको कैलकुलेशन किया उसका, तत्पश्चात उन्होंने नियम दिया जिसे हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। तो यह क्या है? एक पढ़ने का तरीका है, एक पढ़ने का क्या है? मेथड ऑफ स्टडी है। साइंस क्या है? मेथड ऑफ स्टडी है, यानी कि पढ़ने का एक तरीका है। अब पढ़ने का तरीका का कहने का क्या मतलब कि जैसे अगर किसी भी बच्चे को आप हिंदी पढ़ा रहे हो तो क्या उसको सबसे पहले आप संज्ञा की परिभाषा बताओगे? क्या आप सबसे पहले उसे विशेषण बताओगे, सर्वनाम समझाओगे? नहीं ना। सबसे पहले उसे क्या बताओगे? आप वर्णमाला बताओगे, क ख ग घ बताओगे, उसके बाद शब्द बनाना बताओगे, उसके बाद वाक्य बनाना बताओगे, तब जाकर के उसको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि की परिभाषा बताओगे। यानी कि कहने का मतलब एक क्रम बना हुआ है, एक तरीका बना हुआ है और उसी तरीके को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। तो साइंस आपका किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि क्या है? साइंस एक पढ़ने का तरीका है। तो चीजों को एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है कि हां, किसी भी बच्चे को आप अगर हिंदी पढ़ाओगे तो सबसे पहले उसे क ख ग घ पढ़ाना पड़ेगा, फिर उसको शब्द बनाना बताना पड़ेगा, फिर उसको वाक्य बनाना आप बताओगे, फिर आप उसको परिभाषाएं इत्यादि बताओगे। तो यह एक क्या है? तरीका है। ठीक उसी प्रकार से चाहे संसार में किसी भी चीज का अध्ययन हो, विज्ञान बताता है कि आप नियम के तहत चलिए और हर एक तरीके से उस चीज का क्या कीजिए? अध्ययन कीजिए, जो कि वह एकदम सत्य हो और आपके हर एक जानकारी पर क्या हो? पुख्ता हो। तो यही आपका क्या है? साइंस। अब साइंस के बारे में जब आपने इतनी बातें जान ली तो अब हमें साइंस को वर्गीकृत करने की जरूरत है। साइंस को आखिर कितने भागों में बांटने की जरूरत है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे, तब तक मैं ये रफ कर रहा हूं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि साइंस के कितने भाग होते हैं, साइंस को कितने भागों में बांटा गया है। ये चीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं तब तक इसको रफ। तो बच्चों, मुझे पता है कि आपने सोचा होगा कि विज्ञान को 3 पार्ट में हम बांटते हैं, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और आपको एडवांस लेवल में ले जा करके अगर बताऊं तो विज्ञान को हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में, जिसका पहला भाग हो जाएगा आपका रियल साइंस। क्या हो जाएगा? पहला भाग आपका हो जाएगा रियल साइंस हो जाएगा और दूसरा भाग आपका हो जाएगा स्यूडो साइंस हो जाएगा। स्यूडो साइंस। अब देखिए, रियल साइंस का मतलब होता है आपका सत्य विज्ञान। रियल साइंस का मतलब क्या हो जाएगा? आपका सत्य विज्ञान हो जाएगा। और स्यूडो साइंस का मतलब हो जाएगा छद्म विज्ञान, यानी कि जो क्षीण विज्ञान होगा, उतना स्ट्रांग विज्ञान नहीं होगा, वह क्या हो जाएगा? आपका स्यूडो साइंस यानी कि छद्म विज्ञान, और रियल साइंस यानी कि सत्य विज्ञान। अब सत्य विज्ञान क्या है? सत्य विज्ञान जिसमें क्या हो? सिद्धांत हो, जिसमें क्या हो? थ्योरी हो, जिसमें क्या हो? जिसमें आपकी क्या हो? थ्योरी हो, यानी कि जिसमें क्या हो? सिद्धांत हो। और वह सिद्धांत कैसा हो? वह सिद्धांत आपका कैसा हो? अपरिवर्तनशील। जैसे जो आप विज्ञान में सिद्धांत पढ़ते हैं, जो आप विज्ञान में नियम पढ़ते हैं, वे नियम क्या बदलते हैं? क्या वे नियम हमेशा, चाहे उसका समय बदल दिया जाए, चाहे उसका स्थान बदल दिया जाए, समय का मतलब कि चाहे उसको 2 साल बाद पढ़ा जाए, चाहे उसको आप अमेरिका में पढ़ें, चाहे आप उसको इंग्लैंड में पढ़ें, चाहे भूटान में पढ़ें, अगर न्यूटन का नियम है, न्यूटन का नियम जैसी अगर कोई थ्योरी है, तो वह न्यूटन का नियम यहां इंडिया में भी लागू होगा, अमेरिका में भी लागू होगा और भूटान में भी लागू होगा। यानी कि जो थ्योरी है, सिद्धांत है, वह क्या होगा? अपरिवर्तनशील सिद्धांत होगा। और अपरिवर्तनशील सिद्धांत जहां होगा उसे हम कहेंगे सत्य विज्ञान। उसे हम क्या कहेंगे? सत्य विज्ञान कहेंगे। और जहां पे क्या होंगी? प्रिडिक्ट होंगी, यानी कि जहां पे आपकी अवधारणाएं होंगी, जहां पे क्या होंगी? अवधारणाएं होंगी, वहां पे क्या होगा? आपका छद्म विज्ञान होगा। और अवधारणाएं आपकी कैसी होती हैं? सदैव कैसी होती हैं? परिवर्तनशील होती
होती हैं, जो आपकी अवधारणाएं होती हैं सदैव कैसी होती हैं, परिवर्तनशील होती हैं। अब अवधारणाएं क्या चीज होती हैं? जैसे अगर हम अपने देश के प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था जो है हर समय पर अलग अलग होती है। कहिए कैसे? तो आपने देखा होगा कि जब चुनाव का समय आता है तो उस समय हमारे देश में क्या लग जाती है, 144 धारा लग जाती है। उस समय प्रशासन की व्यवस्था कुछ अलग ही प्रकार की होती है, उस समय प्रशासन के रूल नियम कुछ अलग ही होते हैं। और जब 144 हटा लिया जाता है तो उसके रूल नियम क्या हो जाते हैं, पुनः पहले जैसे अस्थाई हो जाते हैं। तो यहां कहने का मतलब यह है कि जब आपका समय बदला ना तो उसकी व्यवस्था क्या हो गई, बदल गई। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, चाहे आप आज पढ़िए, चाहे आप 6 महीना बाद पढ़िए, चाहे आप साल भर बाद पढ़िए, न्यूटन का जो नियम होगा, न्यूटन के नियम की जो थ्योरी होगी वह वही की वही रहेगी, समय के साथ बदलेगा नहीं। अगर हम अपने देश के प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो यह किस में वर्णित है, आपके राजनीतिक विज्ञान में वर्णित है। यानी कि जिसमें आप अपने देश की कानून व्यवस्था पढ़ते हैं, कानून व्यवस्था में यह सब वर्णित है। तो जो आपकी कानून व्यवस्था है यह भारत के लिए अलग है, अमेरिका के लिए अलग है, नेपाल के लिए अलग है, भूटान के लिए अलग है, विभिन्न देशों के लिए अलग अलग न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है। यानी कि अगर स्थान चेंज कर रहे हैं तो भी अवधारणाएं क्या बदल रही हैं, बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं। अगर समय बदल रहा है, समय आज अवधारणाएं कुछ अलग होंगी, कल उसमें कुछ चेंजेस हो जाएगा और कल अवधारणाएं कुछ अलग हो जाएंगी। तो अवधारणाएं हमेशा क्या होती हैं, आपकी परिवर्तनशील होती हैं, जबकि थ्योरी और सिद्धांत आपका क्या होता है, अपरिवर्तनशील होता है, बदलता नहीं है। समय और स्थान के बदलने पर जो ना बदले उसे हम सत्य विज्ञान कहते हैं, और जो समय और स्थान बदलने पर बदल जाता है उसे छद्म विज्ञान कहते हैं। और इस छद्म विज्ञान के अंतर्गत, प्रेडिक्शन के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे समाज शास्त्र हो गया, जैसे राजनीति शास्त्र हो गया, जैसे न्याय विज्ञान हो गया। तो ये सब जो आपकी इतिहास भूगोल ये सब जो हैं आपके, जैसे इतिहास में क्या है कि पहले राजा आपका अकबर था, अकबर के बाद कौन आया, अकबर के बाद औरंगजेब आया। तो अकबर का शासनकाल अलग था, तो इतिहास में जो अवधारणाएं अकबर के शासनकाल में रही होंगी वो क्या होंगी, बदल जाएंगी, और औरंगजेब के शासनकाल में जो भी अवधारणाएं रहेंगी वे बदल जाएंगी। तो इतिहास भूगोल यानी कि जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जितने भी विषय पढ़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, छद्म विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, स्यूडो साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। और जो अपरिवर्तनशील सिद्धांत होते हैं उनका अध्ययन हम जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रियल साइंस कहते हैं। तो इसकी कहानी तो खत्म हो जाती है क्योंकि हम यहां पे सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ने वाले हैं। अब हम लेकर के चलेंगे किसको, रियल साइंस को लेकर के चलेंगे। और अगर हम रियल साइंस की बात करें, अगर रियलिटी में हम बात करें तो इस पूरे संसार में आपको दो ही चीज मिलेंगी जो जिस पर आधारित आपको थ्योरी होगी, और वह थ्योरी एकदम क्या होगी, अपरिवर्तनशील होगी। तो उस प्रकार की दो ही वस्तुएं मिलेंगी। कौन कौन सी, एक तो आपकी जीवित वस्तुएं मिलेंगी, एक तो आपकी क्या मिलेंगी, जीवित वस्तुएं मिलेंगी, और दूसरा क्या मिलेंगी, अजीवित वस्तुएं मिलेंगी। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं, रियल साइंस को लेकर के पढ़ते हैं, चलते हैं आगे चल करके हम ये समझते हैं कि जो जीवित और अजीवित वस्तुएं हैं उनके आधार पर हम रियल साइंस को कितने भागों में बांटते हैं। तो बच्चों, रियल साइंस के अंतर्गत हमने आपको बताया कि जो रियल साइंस है उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो लिविंग थिंग्स होती हैं और एक नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जीवित वस्तुएं और अजीवित वस्तुएं। तो जो जीवित और अजीवित वस्तुओं के आधार पर देखा जाए तो रियल साइंस को कितने भागों में बांट दिया जाता है, दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला आपका हो जाएगा बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, और दूसरे भाग इसका क्या हो जाएगा, जिसमें बायोलॉजिकल साइंस जिसे हम क्या कहते हैं, जैविकीय विज्ञान कहते हैं, जैविकीय विज्ञान कहते हैं। इसे हम जैविकीय विज्ञान कहते हैं, जिसमें हम लिविंग थिंग्स का अध्ययन करते हैं, जीवित वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं, जैविकीय विज्ञान कहते हैं। और जिसके अंतर्गत हम मृतक वस्तुओं का यानी कि नॉन लिविंग वस्तुओं का जिसमें अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फिजिकल साइंस कहते हैं, यानी कि फिजिकल
फिजिकल साइंस कहते हैं। फिजिकल, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल साइंस कहते हैं, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं? भौतिकीय विज्ञान कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? भौतिकीय विज्ञान कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? भौतिकी विज्ञान कहते हैं। तो जिसमें हम आपके लिविंग थिंग्स का अध्ययन करते हैं, जीवित वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जैविकी विज्ञान कहते हैं। और जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स का अध्ययन करते हैं, यानी कि अजीवित वस्तुओं का जिसमें अध्ययन करते हैं, उसे हम फिजिकल साइंस कहते हैं। अब देखिए, जो जीवित वस्तुएं हैं वे भी जीवित वस्तुएं दो प्रकार की होंगी। या तो एनिमल्स होंगे आपके, या तो जीव जंतु होंगे यानी एनिमल्स होंगे, या तो आपके पेड़ पौधे होंगे। तो इसमें भी आपके दो चीजें मिलेंगी, या तो आपके क्या होंगे? या तो जीव जंतु यानी कि एक तो जीव जंतु होंगे और दूसरे क्या होंगे? पादप यानी कि आपके क्या होंगे? पौधे होंगे। अब जिसमें हम जीव जंतुओं का जिसमें अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जूलॉजी। उसे हम क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। और जिसमें हम पादप यानी कि वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। यानी कि जीव विज्ञान, जैविकी विज्ञान की भी दो शाखाएं हो जाएंगी। एक तो आपका हो जाएगा जीलॉजी, एक आपका हो जाएगा बॉटनी। एक आपका हो जाएगा जीलॉजी, एक आपका हो जाएगा बॉटनी। तो जो पादप यानी पेड़ पौधों का जो अध्ययन कराता है बॉटनी, तो बॉटनी के फादर का नाम, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है अरस्तु को। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? अरस्तु को। और जो फादर ऑफ एनिमल्स, फादर्स ऑफ एनिमल्स यानी कि या फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। तो इस चीज को भी याद रखेंगे आप। फादर ऑफ बॉटनी। सबसे पहली चीज की रियल साइंस आपकी दो प्रकार की कौन कौन सी? एक तो आपका बायोलॉजिकल साइंस और दूसरा आपका फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग थिंग्स का अध्ययन करते हैं, जिसमें दो प्रकार के होते हैं। एक तो जंतु यानी कि एनिमल्स, और दूसरे आपके पादप यानी कि प्लांट्स। तो जो प्लांट्स के जनक हैं, प्लांट्स को किसके अंतर्गत हम विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत पढ़ते हैं? बॉटनी के अंतर्गत। और बॉटनी के जो पिता हैं, बॉटनी के फादर ऑफ बॉटनी जो हैं, वे कौन है? आपके अरस्तु हैं। और जो आपके जीव जंतु हैं, जीव जंतुओं का अध्ययन हम जूलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और जूलॉजी के जो फादर हैं कौन है? आपके थियोफ्रेस्टस हैं। अब आते हैं हम इसके दूसरे पार्ट को, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं उसमें दो प्रकार के हैं। एक तो आपका हो जाएगा पदार्थ और दूसरा आपका हो जाएगा ऊर्जा। एक तो आपका हो जाएगा पदार्थ और दूसरा जो संसार में जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं यानी अजीवित जितनी भी वस्तुएं हैं, दो ही चीजें तो हैं, एक तो पदार्थ, एक दूसरी क्या है? ऊर्जा। अब पदार्थ के बारे में अगर हम देखें तो ठोस, द्रव, गैस, यानी कि संसार का प्रत्येक पदार्थ, संसार का प्रत्येक वह चीज जो क्या करती है? कुछ न कुछ जिसका द्रव्यमान हो और कुछ वह क्या करती हो? स्थान घेरती हो, वह क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। तो संसार का प्रत्येक जीव, कोई भी चीज ऐसा नहीं है जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, कुछ न कुछ द्रव्यमान ना हो और वह स्थान ना घेरता हो। हवा को भी अगर आप देखें तो हवा का भी कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और हवा भी स्थान घेरती है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं साइकिल के टायर या किसी भी गाड़ी के टायर। ट्यूब में जब हम हवा भरते हैं तो ट्यूब क्या करती है? फूलती है, यानी हवा स्थान घेरती है। खाली ट्यूब का वेट कर ले और हवा भरने के बाद अगर ट्यूब का वेट करें तो द्रव्यमान बढ़ जाता है, यानी उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान भी होता है। तो ऐसी सारी वस्तुएं जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो और कुछ न कुछ स्थान घेरती हो, क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। तो जिनमें हम पदार्थ और ऊर्जा के मध्य होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं वह क्या है? आपका फिजिकल साइंस है। वह आपका क्या है? आपका फिजिकल साइंस है। तो इसमें हम फिजिकल साइंस में दो चीजों का अध्ययन करेंगे। अब यह जो हमारा पार्ट है इसका जो आपका जियोलॉजी और बॉटनी है यानी कि बायोलॉजिकल साइंस है, यह आपका क्षेत्र अलग हो जाता है। यह हमारी फिजिक्स की क्लास है। यह चीजें आप किस में पढ़ेंगे? आप बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे, बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। और अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे देखिए तीन भागों में यह बढ़ जाता है, जिसमें हम जीवित वस्तुओं का अध्ययन करते हैं बायोलॉजिकल साइंस, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं?
हैं इसे हम कहते हैं बायो, और जो पदार्थ और ऊर्जा के मध्य होने वाली क्रियाओं का अध्ययन कराता है, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, इसमें दो पार्ट हो जाता है आपका विज्ञान का। एक तो आपका हो जाता है फिजिक्स, और दूसरा आपका हो जाता है केमिस्ट्री। दूसरा आपका क्या हो जाता है? दूसरा आपका हो जाता है केमिस्ट्री। तो इन चीजों को आप नोट करिए। तो बच्चों, हमने आपको बताया कि जो फिजिकल साइंस है, जिसकी हिंदी क्या होती है? भौतिकीय विज्ञान। तो भौतिकी विज्ञान में हम नॉन लिविंग थिंग्स का अध्ययन करते हैं, जिसके अंदर का दो चीजें आती हैं आपकी। एक तो आपका आता है पदार्थ और दूसरा आपका आता है ऊर्जा। एक तो आता है आपका पदार्थ और दूसरा आपका आता है ऊर्जा। तो यहां से जो आपकी भौतिकी विज्ञान है, यह दो भागों में बढ़ जाता है, जिसमें हम पदार्थ की संरचना, पदार्थ के संगठन, यानी कि यह पदार्थ किन किन चीजों से मिलकर के बना है और उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसका जो हम अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं केमिस्ट्री। उसे हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। और केमिस्ट्री का यानी कि उसे हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। और जो रसायन विज्ञान के जनक हैं, यानी फादर ऑफ जो केमिस्ट्री हैं, उसे वे कौन हैं? लिवाइजर हैं। वे क्या हैं? लिवाइयर या लिवाइजर। तो लिवाइजर या लिवाइयर इनको कहा जाता है। तो जो फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं वह क्या हैं? लिवाइजर हैं आपके। तो रसायन विज्ञान यानी कि जिसमें हम पदार्थ और पदार्थ की संरचना, पदार्थ के संगठन के बारे में जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, उसे हम फिजिकल साइंस का केमिस्ट्री कहते हैं, यानी कि रसायन विज्ञान कहते हैं। और जिसमें हम पदार्थ और ऊर्जा के मध्य होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फिजिक्स कहते हैं, यानी उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। और भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं, फादर ऑफ फिजिक्स जो हैं, वे मुख्य तौर पर किसको कहा जाता है? मुख्य तौर पे कहा जाता है किसको? न्यूटन भैया को कहा जाता है। तो इसकी कहानी तो यहां से खत्म हो जाती है। बायोलॉजी आपका एक पार्ट कट गया, जिसे हम बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। और यहां से आपका ये जो केमिस्ट्री है, यह भी कट जाता है, इसे हम केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। प्रायः अब जो हमारा मुख्य फोकस होगा वह पूरी तरह से किस पर होगा? भौतिकी पर होगा। अब देखिए, भौतिकी की शुरुआत हम सबसे पहले परिभाषा से तो करेंगे ही। सबसे पहले हम इसके बाप का नाम जान लेते हैं। भाई, किसी को भी जानने से पहले आप जब किसी बच्चे से मिलते हैं या किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके पिताजी का नाम पूछते हैं। तो आइए हम लोग भौतिक विज्ञान से इसके पिताजी का नाम पूछा जाए। तो भौतिक विज्ञान के जो पापा है ना, वह तीन लोगों को माना जाता है। कौन कौन? पहला तो आपका हो जाएगा गैलीलियो। पहला आपका क्या हो जाएगा? गैलीलियो। पहला गैलीलियो हो जाएगा। दूसरा आपका न्यूटन हो जाएंगे। और तीसरा आपका हो जाएगा आइंस्टाइन। तीसरा क्या हो जाएगा? आपका आइंस्टीन भाई साहब हो जाएंगे। तो तीन लोगों को, इन तीनों लोगों को क्या माना जाता है? फिजिक्स का पापा माना जाता है। फिजिक्स का क्या माना जाता है? फादर ऑफ फिजिक्स। इन तीनों लोगों को माना जाता है। देखिए कैसे, जो गैलीलियो भाई साहब थे, इन्होंने, ये बहुत समय पहले की बात है, इन्होंने उस टाइम में ये बताया था कि जो हमारी धरती माता है वह सूर्य के क्या करती हैं? चारों ओर घूमती हैं। बहुत पहले की मान्यता यह थी कि पृथ्वी जो हमारी है वह क्या है? स्थिर है। और जितने भी ग्रह और उपग्रह हैं पृथ्वी के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। लेकिन गैलीलियो भाई साहब ने सबसे पहले यह बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, बल्कि सूर्य देव स्थिर है और पृथ्वी सूर्य के क्या है? चक्कर में पड़ी है। लेकिन उस समय की मान्यता कुछ अलग थी। राजा महाराजाओं का शासन था। पृथ्वी को माता माना जाता था और माता मान करके हमारी धरती माता की पूजा की जाती थी। तो जब गैलीलियो भाई साहब ने यह बताया कि जो हमारी धरती माता है वे स्थिर नहीं है, बल्कि धरती माता हमारी घूम रही है, सूर्य स्थिर है, तो उस टाइम की मतलब ये समझ लीजिए कि मान्यता इतनी तगड़ी थी कि इनको उठा करके जेल में डाल दिया गया कि तुम हमारे धरती माता के बारे में इस प्रकार का कैसे कह सकते हो।
तो इनको उस टाइम में दबा दिया गया और फिर बाद में जब काफ़ी ज़्यादा आविष्कार हो गए, चीज़ों का अध्ययन होना शुरू हुआ, तो वास्तव में यह आगे चल करके पता चला कि वास्तव में पृथ्वी क्या है, चक्कर लगाती है और सूर्य क्या है, एक जगह पर अपने स्थिर अवस्था में है। तो इन्हें भी भौतिक विज्ञान का जनक मान लिया गया। और अगर हम न्यूटन भाई साहब की बात करें तो ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं है फिजिक्स के अंतर्गत जिसमें न्यूटन भैया ने कुछ न कुछ कार्य ना किया हो, चाहे वह प्रकाश हो, चाहे वह गति हो, चाहे वह बल हो। मतलब बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि मतलब लगभग फिजिक्स के हर टॉपिक्स को टच कर दिया है न्यूटन भैया ने। चाहे फिजिक्स के अंतर्गत कोई भी नियम हो, वो कोई भी नियम ऐसा अछूता नहीं रह गया है जिनसे न्यूटन का कुछ न कुछ संबंध ना हो। तो न्यूटन भैया को भी फिजिक्स का क्या मान लिया जाता है, जनक मान लिया जाता है। दूसरी चीज देखिए, हमारे पूरे संसार में दो ही चीजें हैं, द्रव्य और ऊर्जा। द्रव्य का मतलब पदार्थ और ऊर्जा का मतलब एनर्जी। तो पदार्थ और ऊर्जा दो ही चीजें हैं हमारी पृथ्वी पर। और जो आपकी आइंस्टीन भाई साहब थे, इन्होंने बताया कि एक सूत्र दिया, जिस सूत्र को हम किस नाम से जानते हैं, E बराबर mc²। अब E क्या है? E फार होता है एनर्जी यानी कि ऊर्जा, M का मतलब द्रव्यमान, और जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ। तो संसार में दो ही चीज होते हैं, पदार्थ और ऊर्जा। और एक कितनी अच्छी बात है कि आइंस्टाइन भाई साहब ने यह बता दिया कि पदार्थ और ऊर्जा कोई अलग अलग चीज नहीं है। कैसे? देखिए, इन्होंने सूत्र दिया E बराबर mc², यानी कि अगर आपके पास एनर्जी है तो इसे आप द्रव्यमान में कन्वर्ट कर सकते हो, और यदि आपके पास द्रव्यमान है तो इसे आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि E बराबर है mc², और यहां से m बराबर निकाला जाए तो E बटे क्या हो जाएगा आपका c², यानी यहां से द्रव्यमान को हम एनर्जी में परिवर्तित कर सकते हैं और एनर्जी को हम द्रव्यमान में परिवर्तित कर सकते हैं। तो संसार में, पूरे सृष्टि में मात्र दो ही चीजें हैं, और वह भी दोनों चीजें अलग अलग नहीं हैं बल्कि एक ही है। यह बात किसने बताई? आइंस्टाइन भाई साहब ने बताई। इसलिए आइंस्टाइन को भी हम भौतिक विज्ञान का क्या मान लेते हैं, जनक मान लेते हैं। अब हम पूरी तरह से बात करेंगे किस पर, फिजिक्स पर। आखिर फिजिक्स क्या है, यह किस भाषा से लिया गया है और इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं और इसकी परिभाषाएं क्या हैं। आइए आप एक चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के। तो जब हमारे सामने फिजिक्स का नाम आता है तो एक प्रश्न हमारे मन में जरूर आएगा कि फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। तो अगर मैं आपको बताऊं कि फिजिक्स क्या है, तो ये दिन और रात का होना, ये आकाश में तारों का टिमटिमाना, और ये बादलों का आ जाना और अचानक से आकर के बरस जाना, ये ऋतुओं का होना, ठंडी गर्मी बरसात का होना, और ये जो हमारे द्वारा बोले जाने वाला आवाज आप तक पहुंच पाना और आपके द्वारा मोबाइल के सहायता से मुझे देख पाना और यहाँ से पढ़ पाना, ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो यह सब चीज़ें क्या हैं, यानी जो फिजिक्स है यह दो चीज़ों की व्याख्या करता है। एक तो आपका कैसे यानी कि हाउ, और दूसरे आपका क्यों यानी कि व्हाई। हाउ एंड व्हाई दो चीज़ों की व्याख्या कर रहा है। तो यह जो फिजिक्स है दो चीज़ों की व्याख्या करता है, कैसे और क्यों। तो ये जो दिन और रात का होना और बरसात के दिनों में इंद्रधनुष का बनना, यह कैसे हो रहा है, दिन और रात कैसे हो रहा है। और दिन और रात आपको पता चल गया कि पृथ्वी चक्कर लगा रही है जिसके द्वारा दिन और रात हो रहा है। तो कैसे का पता चल गया, तो पृथ्वी चक्कर क्यों लगा रही है। तो क्यों और कैसे, सबसे अच्छी खास बात यही है फिजिक्स की कि फिजिक्स दोनों बातों का जवाब देता है, कैसे और क्यों। जो भी चीजें प्रकृति में, जो भी चीजें आपकी आंखों के सामने हो रही हैं, वे कैसे हो रही हैं, और अगर कैसे हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं। आखिर वे चीजें प्रकृति में क्यों हो रही हैं, इन सभी का अध्ययन हम किस में करते हैं, भौतिक विज्ञान में करते हैं। और अगर हम इस भौतिक विज्ञान के अंग्रेजी की बात करें तो भौतिक विज्ञान की जो अंग्रेजी होती है वह क्या होती है, आपकी फिजिक्स होती है।
वह क्या होती है? आपकी फिजिक्स होती है। और यदि हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स जो है किस भाषा का शब्द है? फिजिक्स जो है ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है? फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। और फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति, यानी कि नेचर। प्रकृति यानी कि आपका क्या होता है? नेचर। तो हमने क्या क्या बताया कि फिजिक्स जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लिया गया है फिजिक्स, ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से बनाया गया है फिजिक्स। और इस फ्यूसिस का अर्थ होता है क्या? प्रकृति। अब आप कहोगे कि सर एग्जाम्पल तो आपने बता दिया मस्त सा कि दिन और रात का होना, इंद्रधनुष का बनना, और वो तारों का टिमटिमाना, और ऋतुओं में ठंडी गर्मी बरसात का होना इत्यादि कैसे और क्यों हो रहा है, ये सब क्या है? फिजिक्स है। तो ये तो सर काफी अच्छी उदाहरण थे, लेकिन अब आप थोड़ा सा इस फिजिक्स की परिभाषा भी बता दो सर। तो फिजिक्स का अर्थ क्या होता है? प्रकृति। इसे हम प्रकृति का विज्ञान भी कहते हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों ने इसकी यह परिभाषा बनाई कि जिसमें हम प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों को यह बात अच्छी नहीं लगी, कुछ वैज्ञानिकों को यह बात रास नहीं आई। हालांकि यह जो परिभाषा है यह आपकी गलत नहीं है। फिजिक्स के अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्रकृति के नियमों का ही अध्ययन करते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों को यह बात रास नहीं आई। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने यह बताया कि जैसा कि हमने आपको बताया कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे सृष्टि में मात्र दो ही चीजें हैं। वे कौन कौन सी चीजें हैं? वे चीजें हैं आपकी पदार्थ, और वे चीज क्या है? आपकी ऊर्जा। पदार्थ और ऊर्जा दो ही चीजें आपकी हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम, और ये जो दोनों चीजें हैं यह क्या है? एक ही है। दोनों चीजें एक अगर नजरिए से देखा जाए, आइंस्टीन भाई साहब के समीकरण से देखा जाए, तो दोनों चीजें क्या हैं? एक ही हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ और ऊर्जा के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। यहां पे कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है। आपको रट के आप कहीं नहीं जा सकते हैं। ये कक्षा 10वीं नहीं है कि आप जब जैसे परीक्षा आया सर ने बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप रट लो बेटा, 100% है कि पेपर में आएगा। आप रट करके गए और वही जाकर के पेपर में देखे और पेपर में वही आया था, वही छापे और चल दिए। यहां तो सर जी भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन कौन आने वाला है परीक्षा में, क्योंकि यहां छोटा मोटा आपका सिलेबस नहीं है, सिलेबस बहुत बड़ा है, जिसमें से आपके सर जी को भी ये बता पाना कि हाँ ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कुछ भी यहां पे मुमकिन नहीं है। सर जी के लिए भी बता पाना यह मुमकिन नहीं है। इसलिए यहां पे आपको चीजों को समझना पड़ेगा। दूसरी चीज अगर आपको बता दें तो अध्ययन के साथ साथ आपको मनन करने की भी जरूरत है, चिंतन करने की भी जरूरत है। जैसे अगर आपने यहां पर जो पढ़ाया, हमारे वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो पढ़ा, आप शांत चित्त में बैठ जाइए और वहां से ये सोचिए कि हाँ सर ने क्या बताया था। विज्ञान को आंखें आराम से बंद कर दीजिए। मनन करना किसको कहते हैं? आंखें बंद करके मन में आपको सोचना, यही क्या कहलाता है? मनन। अब मनन आप कैसे करेंगे? आप ये सोचेंगे, आंखें अपनी बंद कर लेंगे, जब एकांत में बैठेंगे तो वहां पे ये सोचेंगे कि सर ने बताया था विज्ञान के दो भाग होते हैं, एक तो आपका रियल साइंस, दूसरा आपका स्यूडो साइंस। स्यूडो साइंस में अवधारणाएं होती हैं और आपके रियल साइंस में सिद्धांत होते हैं, थ्योरी होते हैं। और रियल साइंस में दो चीजें होती हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का अध्ययन जिसमें हम करते हैं बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स का अध्ययन करते हैं ये दो शाखाओं में बढ़ जाता है, एक तो आपका फिजिक्स, एक केमिस्ट्री। जिसमें हम पदार्थ के संगठन का अध्ययन करते हैं केमिस्ट्री, और जिसमें पदार्थ और ऊर्जा के मध्य होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। तो जब आप एकांत चित्त में बैठकर, शांत मन से बैठकर जब आप इस प्रकार से मनन कर लोगे ना, तो यकीन मानिए कि वे सारी चीजें आपको एकदम दिमाग में पूरी तरह से छप जाएंगी और जिंदगी में वे चीजें कभी उतरेंगी नहीं। तो आप अध्ययन के साथ साथ मनन भी जरूर करें। तो यहां से देखिए,
फिर से एक बार बताता हूं कि कुछ वैज्ञानिकों ने यह बताया कि चूंकि फ्यूसिस का मतलब होता है क्या, प्रकृति, तो वैज्ञानिकों ने यह बताया प्रकृति यानी कि नेचर। तो कुछ वैज्ञानिकों ने यह बताया कि जिसमें हम प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का जिसमें अध्ययन करते हैं, विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान की शाखा को हम भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स कहते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं भाई, ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। तो उन्होंने यह बता दिया कि चलो इस प्रकार से मान लो भाई, पूरा संसार क्या है, प्रकृति है, और प्रकृति में कितनी चीजें हैं, दो ही चीजें हैं, पदार्थ और ऊर्जा। और इन पदार्थ और ऊर्जा का संबंध एक दूसरे से है, यानी कि ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों पदार्थ और ऊर्जा एक सिक्के के दो पहलू हैं, यानी एक ही सिक्का है, एक ही चीजें हैं दोनों। या तो पदार्थ को हम ऊर्जा में बदल दें या ऊर्जा को पदार्थ में बदल दें। हम जो खाना खाते हैं उससे हमको ऊर्जा मिलती है और उससे हम कार्य करके कोई भी पदार्थ तैयार कर देते हैं। तो ऊर्जा को हम किसी न किसी प्रकार से पदार्थ के रूप में रूपांतरित कर दिए, और जो हमारा खाना है, जो हमारी भोजन है, वह क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है। और जब हम उसको खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या आती है, एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है। तो उस पदार्थ को भी हमने किस में परिवर्तित कर दिया, ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। यानी पदार्थ और ऊर्जा कोई अलग अलग चीजें नहीं है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो वैज्ञानिकों ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके बता दिया कि भाई प्रकृति में दो ही चीजें हैं, पदार्थ और ऊर्जा, और पदार्थ और ऊर्जा के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन विज्ञान की जो शाखा कराती है उसे ही हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो इतना सारा हमने आपको विज्ञान का इंट्रोडक्शन दिया। अब आइए हम देखते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स यानी भौतिकी का प्रयोजन। भौतिकी का प्रयोजन क्या है, भौतिकी का स्कोप क्या है, यानी भौतिकी को कितने भागों में बांटा जाता है। आइए हम इसको देखते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वह है स्कोप ऑफ फिजिक्स यानी भौतिकी का प्रयोजन। भौतिकी का प्रयोजन किस प्रकार से किया जाता है, तो देखिए भौतिकी को हम दो भागों में बांटते हैं। सबसे प्रायः क्या किया गया, भौतिकी को दो भागों में बांटा गया। पहला तो हम कहते हैं जिसे स्थूल भाग। स्थूल का मतलब होता है बहुत बड़ा, जिसमें हम चांद तारों की गति, ग्रह उपग्रह इत्यादि की गति का अध्ययन करते हैं, यानी जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्थूल फिजिक्स कहते हैं, स्थूल भौतिकी कहते हैं। और जो एकदम छोटा सा हो उसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म भौतिकी कहते हैं। तो भौतिकी को हम दो भागों में बांटते हैं, जिसे स्थूल को ही हम कहते हैं चीर सम्मत भौतिकी। इसको हम क्या कहते हैं, चीर सम्मत भौतिकी कहते हैं, चीर सम्मत भौतिकी कहते हैं। या इसको हम, और सूक्ष्म भौतिकी को हम क्या कहते हैं, आधुनिक भौतिकी कहते हैं, आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स। सूक्ष्म भौतिकी जो है उसे हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, और जो स्थूल भौतिकी है उसे हम क्या कहते हैं, चीर सम्मत भौतिकी कहते हैं, या इसे हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। चीर सम्मत भौतिकी और क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको फिजिक्स के अंतर्गत आप कक्षा 11वीं और 12वीं में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए फिजिक्स को दो भागों में बांट दिया गया। एक तो स्थूल जिसे हम चीर सम्मत या क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, और दूसरा आपका सूक्ष्म जिसे हम आधुनिक या मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। तो जो आपकी चीर सम्मत है यह चार भागों में, मुख्य रूप से चार भागों में बढ़ जाती है, जिसमें पहली भाग होती है आपकी क्या, पहली भाग होता है आपका यांत्रिकी। पहली भाग क्या होता है आपका, यांत्रिकी, जिसे हम कहते हैं मैकेनिक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। यांत्रिकी में क्या होता है कि जैसे आप गति के बारे में पढ़ेंगे। अब गति थोड़ी बहुत नहीं है, गति कई प्रकार की होती है, बहुत सारी प्रकार की होती है। तो जितने भी प्रकार की गति होती है उसका अध्ययन हम यांत्रिकी के अंतर्गत करेंगे। बहुत सारे आपके बल होते हैं और सारे बलों का अध्ययन हम किस में करेंगे, यांत्रिकी के अंतर्गत करेंगे। अब जो यांत्रिकी है ना, यह छोटा सा आपको देखने में समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब आप अगली कक्षा में ग्रेजुएशन वगैरह में जाएंगे तो यांत्रिकी की एक पूरी बुक ही मिल जाएगी
जाएगी आपकी, और जब आप इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे तो वहां पे आपको यांत्रिकी ही पढ़ाया जाएगा। दूसरा आपका होता है थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि क्या हो जाएगा आपका ऊष्मागतिकी। दूसरा भाग क्या हो जाएगा, ऊष्मागतिकी। तो आप ये जो दोनों हैं आप कक्षा 11वीं के ही अंतर्गत पढ़ेंगे, ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स। और दूसरा आपका है स्थिर वैद्युतिकी। दूसरा आपका क्या है, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर विद्युत की दूसरा आपका क्या है, अगला आपका है स्थिर विद्युत की, और तीसरा आपका क्या है, विद्युत और चुंबक। विद्युत और चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व के बारे में भी हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकत्व। तो देखिए इस जो चीर सम्मत भौतिकी है यानी कि जो क्लासिकल फिजिक्स है, मुख्य रूप से 4 भागों में बढ़ जाती है। एक तो आपकी यांत्रिकी यानी कि आपका मैकेनिक्स, और दूसरा आपका ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स। यानी यह दोनों आप कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले हैं एकदम अच्छे से। और दूसरा आपका है स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यह आपका स्थिर वैद्युतिकी कक्षा 12 में मिलेगा, जिसमें हम आवेशों के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे एक आवेश प्लस है और दूसरा आवेश माइनस है, तो प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, किस प्रकार से आकर्षण होता है, किस प्रकार से प्रतिकर्षण होता है। आवेश जब रुका होता है तो वह अपनी चारों ओर विद्युत क्षेत्र, विभव, संधारित्र इत्यादि उत्पन्न करता है। तो इन सब चीजों का अध्ययन हम किस में करेंगे, स्थिर विद्युतिकी में करेंगे। ऊष्मागतिकी में हम ताप के प्रभाव का अध्ययन करेंगे, हीटिंग टेम्परेचर का अध्ययन करेंगे। तो ये सब किस में करेंगे, ऊष्मागतिकी में। और जो आपका विद्युत चुंबकत्व, स्थिर वैद्युतिकी यानी कि जब आवेश रुका हुआ है तब क्या होता है, उसके साथ क्या क्या उसके साथ हो सकता है और वह क्या क्या कारनामे करता है, स्थिर वैद्युतिकी में करेंगे। और विद्युत चुंबकत्व में क्या होता है कि जब आवेश चलना शुरू कर देता है, आवेश जब चलने लगता है तो वह अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी कि विद्युत और चुंबक दोनों का अध्ययन हम विद्युत चुंबकत्व के अंतर्गत करेंगे, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत हम विद्युत चुंबकत्व के बारे में अध्ययन करेंगे कि विद्युत और चुंबक का आपस में क्या कनेक्शन है और इसके मध्य में क्या क्या क्रियाएं होती हैं। इसके अलावा भी हम इसके अन्य पार्ट में को भी जानेंगे, पढ़ेंगे। ध्वनि और तरंगे, यह भी आपको कक्षा 11 में पढ़ाई जाएंगी, जो कि यांत्रिकी के ही अंतर्गत आ जाएंगी। तो ध्वनि और तरंगे इत्यादि ये सब भी आपके पढ़ाए जाएंगे। अब जो आपकी आधुनिक फिजिक्स है, जो आइंस्टाइन है ना, उन्हें आधुनिक फिजिक्स का ही जनक माना जाता है। तो जो आपकी मॉडर्न फिजिक्स है, इसको हम सूक्ष्म विज्ञान भी कहते हैं, सूक्ष्म भौतिकी भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का अध्ययन करेंगे, जैसे परमाणु नाभिक। तो परमाणु नाभिक कितना होता है, बहुत छोटा सा होता है, जिसे हम नग्न आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। तो सूक्ष्म भौतिकी यानी कि यह एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स का अध्ययन कराता है। जैसे इसके अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ेंगे, नाभिकीय भौतिकी के बारे में पढ़ेंगे, नाभिकीय भौतिकी, और या जिसे हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं, और जिसे हम परमाणु भौतिकी यानी परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु भौतिकी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रिनो के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स में हम अत्यंत सूक्ष्म कणों के बारे में, कणों के अध्ययन के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें आप एक पढ़ेंगे अर्धचालक। अर्धचालक जो है ना, अर्धचालक क्या है, जो आप आज मोबाइल देख रहे हैं, जो आज आप कंप्यूटर देख रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, वह किसका देन है, आपके आधुनिक फिजिक्स का देन है। किसका देन है, आपका माइक्रो फिजिक्स का। इसको हम मैक्रो फिजिक्स भी कहते हैं और इसको माइक्रो फिजिक्स कहते हैं। मैक्रो का मतलब बड़ा यानी स्थूल, माइक्रो का मतलब छोटा। और माइक्रो फिजिक्स को ही हम क्या कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, और माइक्रो फिजिक्स को ही हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत नाभिक, परमाणु और अर्धचालकों से संबंधित गति इत्यादि का अध्ययन करेंगे। जो मॉडर्न फिजिक्स सूक्ष्म भौतिकी जो है वह आपके कक्षा 12th में इसके चैप्टर्स मिलेंगे, जिसे आप कक्षा 12th के दूसरे भाग में पढ़ेंगे। और जो चीर सम्मत है यानी स्थूल है, यानी कि जो आपका माइक्रो फिजिक्स है, जो आपका क्लासिकल फिजिक्स है, उसमें आप जो ये 2 चैप्टर आप देख रहे हैं, यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी, यह आप कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले हैं।
हैं। और स्थिर विद्युत की और विद्युत चुंबकत्व आप कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे और आधुनिक भौतिकी भी आप कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो हमने आपको अर्धचालक बताया, तो जिसमें चालक, कुचालक और अर्धचालक, इसमें जब हम विद्युत प्रवाहित कराते हैं, इसके अंतर जो विद्युत गति का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए क्या है कि जब आप इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे तो वहां पे आपको एक ब्रांच मिलेगी जो इलेक्ट्रॉनिक्स होगी। जो इलेक्ट्रिकल तो आप जानते हैं विद्युत से संबंधित होगा, तो निश्चित तौर पर ये चैप्टर मिलेंगी। यांत्रिकी, उसमें जो होगा मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के अंतर्गत आपको यांत्रिकी पढ़ाई जाएगी। थर्मोडायनेमिक्स में उष्मागतिकी पढ़ाई जाएगी। और जो उसमें एक इलेक्ट्रॉन के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच है, उसके अंतर्गत हम अर्धचालक, चालक और कुचालक इत्यादि में हम जब आवेश प्रवाहित कराते हैं, आवेश की गति का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। तो इस प्रकार से हम स्कोप ऑफ फिजिक्स को समझ सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज। यानी कि समाज और प्रौद्योगिकी में भौतिकी का क्या योगदान है। आइए थोड़ा सा मैं इसको आपको समझा देता हूं कि देखिए, विज्ञान, भौतिक विज्ञान एक ऐसी विज्ञान है ना कि विज्ञान की कोई ऐसी ब्रांच नहीं है जो कि बिना भौतिक विज्ञान के पढ़ी जा सके। आप रसायन विज्ञान देख लीजिए। रसायन विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? पदार्थ के अणुओं का संगठन पढ़ते हैं। अणुओं में क्या होता है? नाभिक होता है। और नाभिक के अंदर क्या होता है? आकर्षण बल होता है। कुल मिलाकर के, मिला जुला करके आ गया ना फिजिक्स पर। भाई आकर्षण बल होता है और उस आकर्षण बल का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो रसायन विज्ञान भी क्या है? फिजिक्स से जुड़ा हुआ है। यानी रसायन विज्ञान के अंदर भी हमें क्या देखने को मिलता है? फिजिक्स देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान में देखें तो बहुत छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, बहुत छोटे छोटे कीटाणु होते हैं। उन छोटे छोटे जीवाणुओं को, उन छोटे छोटे कीटाणुओं को, उन छोटे छोटे बैक्टीरिया को हम देख कैसे पाते हैं? तो हम देखते हैं किसकी सहायता से? दूरबीन की सहायता से, टेलीस्कोप की सहायता से। और वह टेलीस्कोप आया कहां से? फिजिक्स से। टेलीस्कोप को बनाया किसने? फिजिक्स ने बनाया। तो आखिर बायोलॉजी में जो हम छोटे छोटे कणों का अध्ययन कर ले रहे हैं, छोटे छोटे जीवाणुओं का अध्ययन कर ले रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? फिजिक्स की मदद से। तो फिजिक्स का उपयोग रसायन में भी है, फिजिक्स का उपयोग बायोलॉजी में भी है। खगोलीय विज्ञान, यानी कि जो आपके आकाशीय विज्ञान है, खगोलीय विज्ञान में भी हम क्या करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, दूरदर्शी का उपयोग करते हैं। तो दूरदर्शी किसने बनाया? फिजिक्स ने बनाया। यानी खगोलीय विज्ञान से भी, भूगोल से भी संबंधित है। यानी कि फिजिक्स लगभग कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिससे फिजिक्स अछूता रहा हो। गणित देख लीजिए, फिजिक्स के बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिन सिद्धांत के आधार पर मैथ के सिद्धांत बनाए गए हैं, मैथ के आपके सिद्धांत दिए गए हैं। तो गणित और मैथ तो दोनों बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिना गणित के आपके फिजिक्स नहीं चल सकती और बिना फिजिक्स के आपके गणित नहीं चल सकती। तो कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो कि भौतिक विज्ञान से अछूता रह पाया हो। तो भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बिल्कुल एकदम घनिष्ठ संबंध है। अब हम अगर बात करें भौतिकी और समाज की, तो आपने कभी मनन कीजिएगा कि आखिर भौतिक विज्ञान ने आपके समाज को क्या दिया। आज पहले क्या था कि किसान लोग क्या करते थे कि कुएं से बाल्टी या फिर उसको बैल इत्यादि से बना करके व्यवस्था, उससे क्या करते थे? पानी निकालते थे और वह पानी अपने खेतों में देते थे। लेकिन क्या आज वे सब सारी सुविधाएं रह गई हैं? किसकी मदद से? फिजिक्स की मदद से। आज बहुत सारे पंपिंग सेट आ गए हैं जो कि क्या करते हैं? पानी को जल्दी से निकाल देते हैं और जो काम हमारा 5 दिन में होता था वे काम 5 मिनट में कर देते हैं। पहले क्या था? लोग पैदल यात्रा करते थे। तो अब क्या हो गया कि तमाम प्रकार की गाड़ियां हो गई, तमाम प्रकार के मोटर हो गए, जिस पर बैठ करके जो यात्रा हम 10 दिन में करते थे वे यात्रा अब वायुयान पे बैठ के 10 मिनट भी नहीं लगता है, हम वो यात्रा समाप्त कर सकते हैं। जो सामान हम अपने सर पे लेकर के जाते थे वे सामान बिना किसी शक्ति के, बिना किसी बल के, बिना किसी समय व्यतीत किए वह सामान जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा रहा है गाड़ियों की मदद से। तो वह किसका देन है? फिजिक्स का देन है। तो हमारा समाज भी किसी भी प्रकार से अछूता नहीं रह पाया है। किससे? भौतिकी से। किसी भी प्रकार से हमारा जो समाज है वह भौतिकी से अछूता नहीं रह
कह पाया है। तो जो आपका फिजिक्स है, जो आपकी भौतिकी है, प्रौद्योगिकी में भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रखती है और हमारे समाज के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रखती है। तो जो भौतिकी है, प्रौद्योगिकी और समाज दोनों के लिए क्या है, बिल्कुल वरदान है। अब अगला जो हमारा टॉपिक आता है वह आता है प्रकृति में मूल बल। अब आइए हम देख लेते हैं कि प्रकृति में जो मूल बल है वह क्या है। देखिए बच्चों, जो प्रकृति में मूल बल है, ये प्रकृति में मूल बल 4 प्रकार के होते हैं। प्रकृति में जो मूल बल है, ऐसे तो बल असंख्य प्रकार के होते हैं जिनकी गणना भी नहीं की जा सकती, लेकिन अगर हम ये देखें कि प्रकृति में जो मूल बल है, मूल का मतलब कि जिनसे और बल उत्पन्न किए गए हों लेकिन ये बल किसी और बल से ना बने हों, तो प्रकृति में मूल बल कितने हैं, हमने बताया 4, जिसका पहला है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, जिसका पहला आपका है क्या, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो अब गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका क्या है, वैद्युत बल। दूसरा आपका क्या है, विद्युत बल है। और तीसरा आपका क्या है, प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल होता है। और तीसरा आपका, चौथा क्या है आपका, दुर्बल नाभिकीय बल। चौथा क्या है आपका, दुर्बल नाभिकीय बल। यही देखिए 4 प्रकार के जो बल हैं, यही 4 प्रकार के मूल बल हैं। इन्हीं 4 प्रकार के बल के आधार पर संसार के प्रत्येक बल बनाए गए हैं। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, 2 द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, आपका गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, जो हमारी धरती माता है। और इसका परास बहुत ज्यादा होता है, इसका जो परास है बहुत ज्यादा होता है। सबसे कम परास जो होता है प्रबल नाभिकीय बल का होता है। तो 2 द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जहां कहीं भी 2 द्रव्यमान हो तो वे दोनों ही द्रव्यमान आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और उस बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में किसने बताया, न्यूटन भैया ने बताया। और न्यूटन भैया ने क्या बताया कि 2 द्रव्यमान जो हैं m1 और m2, इनका जो गुणनफल है और इनके दूरी के वर्ग का जो व्युत्क्रम है, यानी इसका उल्टा जो है, इनके बीच की दूरी का वर्ग, यह क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। आपका गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है आपका g m1 m2 बटे r का स्क्वायर। यह किसने दिया, आपके न्यूटन भैया ने दिया। दूसरा आपका है वैद्युत बल। 2 आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। और इसको किसने दिया, कूलाम ने दिया। और कूलाम ने क्या बताया, कूलाम ने यह बताया कि 2 आवेशों के मध्य लगने वाले बल आपस में क्या होते हैं, Q1 Q2 बटे क्या होता है, यह r स्क्वायर होता है। किसका, कौन सा बल, वैद्युत बल। तो वैद्युत बल को किसने दिया, कूलाम भाई साहब ने दिया। गुरुत्वाकर्षण बल को किसने दिया, न्यूटन भाई साहब ने दिया। तो गुरुत्वाकर्षण बल, 2 द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और 2 आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। अब अगला आता है प्रबल नाभिकीय बल। तो प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, आपने कभी सोचा है, देखिए जो प्लस है, प्लस और प्लस आपस में एक साथ आएंगे तो बोलेगा आई हेट यू, यानी एक दूसरे को धक्का देंगे, एक दूसरे को लात मारेंगे, एक दूसरे को किनारे करेंगे। और जब प्लस और माइनस आएगा तो एक दूसरे से प्यार करेंगे, आई लव यू बोलेंगे, एक दूसरे को पास बुलाएंगे। यानी प्लस और प्लस समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और आपने कक्षा 10वीं में भी पढ़ा है कि जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो हालांकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्लस। तो परमाणु नाभिक में एक प्रोटॉन नहीं रहता, कई सारे प्रोटॉन रहते हैं। तो जब प्लस और प्लस आपस में क्या करते हैं, प्लस और प्लस आपस में धक्का देते हैं, प्लस और प्लस आपस में जब धक्का देते हैं तो ये प्लस इसको धक्का देता है, ये प्लस इसको धक्का देता है, यह इसको, यह इसको, यह इसको, यह इसको, यानी आपस में सब धक्का धक्की ही करते रह जाते और परमाणु नाभिक क्या हो जाता, फूट जाता। तो क्या ऐसा होता है क्या, कोई भी परमाणु अपने आप फूट जाता है क्या, नहीं फूटता। यानी कि इस परमाणु नाभिक में एक कोई ऐसा शक्तिशाली बल है जो कि इसके प्लस के बल को, सभी प्लस को क्या कर रहा है, एक अपने बल के दायरे में बांध करके उसको क्या कर रहा है, रख रहा है। तो इसी बल को हम क्या कहते हैं, प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं।
क्या कहते हैं, प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं और दुर्बल नाभिकीय बल। जैसे अगर आपका कोई पदार्थ है उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, तो उसमें भी एक प्रकार का बल लगता है और वह बल आपके गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल, उससे क्या होता है, इसके इतना ज़्यादा क्षीण तो नहीं होता, इससे थोड़ा सा गुरुत्वाकर्षण बल से इसका प्रभाव क्या होता है, ज़्यादा होता है। गुरुत्वाकर्षण सबसे क्षीण बल, सबसे कमजोर बल, प्रकृति का सबसे कमजोर बल कौन सा होता है, आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है। क्योंकि जैसे यह चाक देखिए, इस चाक को भी पृथ्वी क्या कर रही है, अपने गुरुत्वाकर्षण बल से खींच रही है, लेकिन थोड़ा सा भी हम बल लगा दे तो यह चाक उठ जा रहा है, यानी यह कितना बहुत ज्यादा क्षीण है। हालांकि जो यह दुर्बल नाभिकीय बल है यह गुरुत्वाकर्षण बल से थोड़ा सा ताकतवर होता है, लेकिन ज्यादा ताकतवर नहीं होता। तो यह दुर्बल नाभिकीय बल। सबसे अगर प्रबल बोला जाए, सबसे अगर ताकतवर बोला जाए तो यह कौन सा है, आपका प्रबल नाभिकीय बल। तो यह क्या है, सबसे ज्यादा नुकसानदेह भी होता है। प्रबल नाभिकीय बल के द्वारा ही हम क्या करते हैं, जो नाभिक के ही द्वारा तो हम क्या बनाते हैं, बम इत्यादि बनाते हैं। आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा भी होगा, हमने आपको पढ़ाया भी है कि जो नाभिक को हम क्या करते हैं, नाभिक का उत्सर्जन करके हम क्या बनाते हैं, परमाणु बम इत्यादि बनाते हैं। तो एक चीज आप याद रखिएगा कि जो चीज जितना ज्यादा नुकसानदायक होगी ना, प्रकृति उसको उतने कम दायरे में सिकोड़ के रख देगी। यह बल जो है प्रबल नाभिकीय बल बहुत ज्यादा विनाशकारी बल है, बहुत ज्यादा मतलब नुकसान करने वाला बल है। तो इसको प्रकृति एक छोटे से स्थान में सिकोड़ करके रख दी है। देखिए परमाणु नाभिक क्या आप आंखों से देख पाते हैं, क्या नहीं देख पाते, इसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना पड़ता है। यानी कि जो जितना ज्यादा बलवान है, जो जितना ज्यादा विनाशकारी है, प्रकृति उसको उतने कम दायरे में सिकोड़ करके रख देती है और गुरुत्वाकर्षण बल किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो देख लीजिए कि इसका परास कितना है। यह 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर भी कोई वस्तु अगर पृथ्वी के ऊपर चली जाए तो उसको क्या करता है, खींच लेता है। चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर है, लेकिन फिर भी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल है और उसी बल के प्रभाव में क्या कर रहा है, चंद्रमा पृथ्वी की गति कर रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो इसका परास कितना बड़ा है, क्योंकि यह नुकसानदायक नहीं है, यह विनाशकारी बल नहीं है, लेकिन यह बल विनाशकारी बल है। इसलिए प्रकृति इसको एकदम छोटे से स्थान में सिकोड़ करके रख दी है कि जा बेटा तू इतने छोटे से स्थान में रह कि ताकि तेरे को देख भी न सके। इसलिए आप किसी के लिए कभी विनाशकारी मत बनिए, बल्कि सदैव किसके क्या बनिए, सदैव एक दूसरे के लिए हितकारी बनिए। और जब आप सदैव एक दूसरे के लिए हितकारी बनेंगे तो प्रकृति आपको एकदम खुला छोड़ देगी, एकदम स्वतंत्र छोड़ देगी और आप हमेशा उन्नति के रास्ते पर आगे की ओर अग्रसर होते जाएंगे। और यदि इसके अपेक्षा आप अगर विनाशकारी बनेंगे, किसी दूसरे को क्षति पहुंचाएंगे, तो प्रकृति आपको भी इतने छोटे से दायरे में सिकोड़ करके रख देगी कि आप दुनिया में भीड़ का हिस्सा बन करके रह जाएंगे, दुनिया में कुछ भी आप कर नहीं पाएंगे। तो हमेशा आप गुरुत्वाकर्षण बल के तरह बनिए, विनाशकारी नहीं बल्कि लाभकारी बन के रहिए। तो इस प्रकार से हम प्रकृति में मूल बलों को समझ सकते हैं। ये 4 बल जो हैं प्रकृति में मूल बल हैं और इन्हीं बलों के द्वारा या इन्हीं बलों की सहायता से हम दूसरे बल को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। अब एक टॉपिक इसका और रह जाता है इस चैप्टर का, जो कि आपका क्या है, भौतिक नियमों की प्रकृति। देखिए जो भौतिक नियम है ना, कुछ नियम तो ऐसे हैं जो कि हमेशा क्या है, शाश्वत सत्य है। जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम। यानी कि देखिए इसमें क्या है कि किसी भी निकाय के द्वारा जब तक उस पर बाहर से कोई ऊर्जा न दी जाए तो उस निकाय की संपूर्ण ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। यानी ऊर्जा को ना तो कहीं से उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। तो यह सब क्या है, जैसे रेखीय संवेग, अगर किसी भी प्रकार से अगर बाहर से बल न लगाया जाए तो निकाय का कुल रेखीय संवेग क्या होता है, सुरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो किसी भी स्थिति में, किसी भी दशा में, किसी भी कंडीशन में बदलती नहीं है। यही आपके क्या है, भौतिक नियमों की प्रकृति। और कुछ नियम ऐसे हैं, कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो कि क्या है, आपके बदलते रहते हैं। अगर उनमें कुछ परिवर्तन किया जाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर देखने को आपको मिल जाएगा। तो यही आपकी है भौतिक नियमों की प्रकृति। दूसरी चीज आपकी एक और आती है इस चैप्टर से रिलेटेड, एक आपका होता है एकीकरण
एक क्या आपका होता है एकीकरण और दूसरा आपका होता है न्यूनीकरण। दूसरा आपका क्या होता है न्यूनीकरण। दूसरा आपका क्या होता है न्यूनीकरण, एकीकरण और न्यूनीकरण। तो अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें किसकी, एकीकरण की बात करें, तो जैसे किसी एक बल को, किसी एक बल की सहायता से अगर हम कई प्रकार के बलों को, कई उदाहरणों को अगर एक्सप्लेन कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं एकीकरण। जैसे अगर हम कहें कि चंद्रमा और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण के बल, गुरुत्वाकर्षण के कारण हो रहा है। अगर कोई कण ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, किसके कारण आ रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आ रहा है। अगर हम पृथ्वी पर चल पा रहे हैं तो किसके कारण चल पा रहे हैं, ग्रेविटी के कारण चल पा रहे हैं। भाई हम जब चंद्रमा पर जाते हैं तो वहां ग्रेविटेशन नहीं है, वहां आपका त्वरण नहीं है, तो वहां तो हम नहीं चल पाते हैं, वहां ऐसे ही हम उड़ते हैं, मतलब अपने पैर को अस्थाई नहीं रख पाते हैं। तो हम अपने पैरों को अस्थाई रख रहे हैं, किसके कारण रख रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो हम विभिन्न प्रकार को किसी एक बल की सहायता से अगर उसको एक्सप्लेन कर दें, जैसे कोई कहे चंद्रमा की गति, हमारे द्वारा पृथ्वी पर चल पाना, किसी भी पिंड का ऊपर से नीचे की ओर गिरना, तो ये सब किसके एक बल मात्र गुरुत्वाकर्षण बल से हम इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जब किसी एक नियम से विभिन्न उदाहरणों को क्या कर दिया जाए, परिभाषित किया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, एकीकरण कहते हैं। दूसरी बात आती है आपकी न्यूनीकरण। दूसरी बात क्या आती है, न्यूनीकरण आती है। तो न्यूनीकरण क्या है कि जैसे जब आप कक्षा 10वीं में थे तो आपको सबसे कठिन टॉपिक कौन लगता था, तो सबसे कठिन टॉपिक अगर मैं आपको बताऊं, मेरे ख्याल से अगर सबसे कठिन आपको कोई टॉपिक लगा होगा तो वह क्या होगा, विद्युत जनित्र। वह क्या होगा आपका विद्युत जनित्र या विद्युत जनरेटर। मैं एक मतलब एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो विद्युत जनित्र आपका एक मतलब कठिन टॉपिक था, और उस कठिन टॉपिक को आपने कैसे पढ़ा, उसको सबसे पहले आपने पढ़ा चुंबक, कि विद्युत जनित्र में क्या होता है, चुंबक। तो चुंबक के क्या कार्य होते हैं, उसके बाद क्या होती है, उसमें एक कुंडली, तो कुंडली की क्या कार्य होती है, कुंडली क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में चारों ओर गति करती है। चुंबक को समझ लिया, कुंडली को समझ लिया। उसके बाद आपने उसमें देखा कि दो वलय लगे थे, तो वलय का क्या कार्य है उसको आपने समझा। दो बूस लगे हैं तो बूस का क्या कार्य है उसको आपने समझा। यानी कि जो आपका विद्युत जनित्र है एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, और उसे आपने एक एक पार्ट में तोड़ करके, एक एक पार्ट में छोटा छोटा करके, न्यून करके, एक एक पार्ट को तोड़ करके उसको जब पढ़ा तो आपको विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर आपको भली भांति समझ में आ गया। तो जब हम किसी विभिन्न उदाहरण को किसी एक पर्टिकुलर नियम में अगर हम उसको परिभाषित कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं, एकीकरण कहते हैं। और किसी भी एक जटिल नियम को उसके छोटे छोटे टुकड़ों में जब तोड़ देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूनीकरण कहते हैं। देखिए यह कुल मिलाकर के आपका एक इंट्रोडक्शनल चैप्टर था, जिसकी जानकारी मैंने लगभग आपको पूरी की पूरी दे दी। अब इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा वहां से हमारे फिजिक्स की जो आपकी कंटिन्यू स्टडी है वह लगातार जारी होगी, और प्रत्येक दिन 8 बजे आपको हमारे चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगी। दूसरी चीज कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लें, वहां से आपके कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान से संबंधित जितना अधिक से अधिक नोट्स हो सकेगा मैं वहां पे आपको PDF के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से जाकर के आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको आपसे आपके क्यूरी से संबंधित या चैनल पे नोटिफिकेशन से संबंधित नोटिफिकेशन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से दे दिया जाता है। वहां आपसे हमारी फेस टू फेस बात भी हो सकती है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप जरूर ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।